थर्मोडायनेमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स को समझा, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के बारे में आपने जाना है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप पढ़ चुके हैं। जूल के हिसाब से ऊष्मा जो होता है वो ऊर्जा का ही रूप होता है, इसलिए इसमें भी ऊर्जा संरक्षण के नियम लागू होने चाहिए। इस आधार पर यह कहा गया कि किसी निकाय को जो ऊष्मा दी जाएगी वो पूरे के पूरे कार्य में बदल सकते हैं, मतलब Q इज इक्वल टू JH होता है जूल के हिसाब से। लेकिन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। जब किसी निकाय को आप हीट देंगे तो हीट देने से क्या हो जाएगा, वो जो निकाय होगा अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और बाकी फिर कार्य करेगा। इसके आधार पर क्लासियस ने एक इक्वेशन दिया था कि डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। इसी को आप लोग फर्स्ट इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W क्लासियस के हिसाब से। मतलब किसी सिस्टम को अगर आप एनर्जी दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे होते हैं, तो उसको वर्क डन करने में खर्च करता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च कर देता है। ठीक है, तो ये हुई आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात एकदम क्लियर है। जूल ने अपनी बात रखी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये भी हीट भी ऊर्जा का ही फॉर्म होता है, इसलिए इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होनी चाहिए। इसके आधार पर क्लासियस ने कहा कि डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W होता है, मतलब ये हीट है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये वर्क डन है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपको कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे और इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है ना। तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके इंटरनल एनर्जी और कार्य के योग के बराबर होगा, अगर सीधा सा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो। या किसी भी निकाय को कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम चुनना जो एक्सटर्नल वर्क डन कर सकता हो, तो उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वर्क डन करेगा और अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर लेगा, है ना। मतलब निकाय के द्वारा किया गया कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग को ऊष्मा के इक्वल मानेंगे। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों डेल Q, डेल U और डेल W तीनों के तीनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। और अगर किसी निकाय को आप हीट देंगे मतलब उसकी हीट बढ़ेगी मतलब वो प्लस में लेना। और अगर आप किसी सिस्टम से हीट ले रहे हैं मतलब उसका हीट कम हो रहा है, इस कंडीशन में नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क डन करेंगे, अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को दबा रहे हैं, है ना, किसी चीज को दबा रहे हैं। यदि निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो नेगेटिव, और निकाय काम करेगा तो पॉजिटिव। मतलब एक आदमी है, खाया पिया किया कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं है, मतलब काम आपने किया, उस पे खिलाया पिलाया उसको, और एक जिसने काम किया वो प्लस में और जिस पे आपने काम किया वो माइनस में। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है मैं आपको कंफ्यूज कर दिया हूंगा। देख लिया, आगे गए तो अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, इसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब कर रहे थे तो मैंने बोला था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। फिर भी साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि आप जब विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे तो वो साइक्लिक प्रोसेस होगा, और इस केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो डेल U की वैल्यू 0 कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, और इसकी वैल्यू को आप 0 कर दो। तो डेल Q जितना होगा, जितना ही ऊष्मा आप देंगे वो उतना ही कार्य करेगा साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में जितनी हीट आप देंगे वो उतना ही कार्य करेगा। इसको लिख लीजिए, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। इन साइक्लिक प्रोसेस द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। जितना ऊष्मा देंगे
उतना वो काम करेगा। बहुत अच्छा आदमी है ना, जितना दिया उतना काम किया। सेकंड आते हैं समतापी प्रक्रम पे, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो आप बोलना इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये वाला जीरो हो गया। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप आइडियल गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की। ये कंडीशन में ना तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ना तो सिस्टम किसी से उष्मा लेता है ना किसी को उष्मा देता है, तो डेल क्यू की वैल्यू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब क्या बोलिए आप, इसको अगर जीरो कर देंगे, इसको अगर जीरो कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये आ गया। मतलब अगर कोई सिस्टम काम कर देगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, थक जाएगा वो। और अगर आप किसी सिस्टम पे काम कर देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब वो एनर्जी गेन कर लेगा। क्लियर है बात? क्लियर हुआ? मतलब अगर वो सिस्टम काम करेगा तो ठंडा हो जाएगा, सिस्टम पे काम होगा तो वो गर्म हो जाएगा। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में। आगे जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब वर्क डन कितना होता है जी, पी डेल वी। डेल वी की वैल्यू जीरो तो वर्क डन जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आए तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये डेल डब्ल्यू की वैल्यू को अगर जीरो कर दिया जाए तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। मतलब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में आप उसको हीट देंगे तो अपनी इंटरनल एनर्जी ही बदलेगा, आयतन वगैरह चेंज नहीं होने वाला। राइट। समदाबी प्रक्रम की बात करें, जिसमें दाब समान हो और आयतन को अगर आप बदल दें, V1 से V2 कर दें, दाब समान हो और आयतन को V1 से लेकर के V2 कर दिया जाए तो वर्क डन की वैल्यू इतनी होगी। और वर्क डन की वैल्यू अगर इतनी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यही आएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब किसी सिस्टम में अगर आप हीट दिए तो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खत्म हो जाता है। ये हुआ समदाबी प्रक्रम। अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइल करेंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, V1 से बढ़ करके V2 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब हुआ वर्क डन कितना निकलेगा, PV2 माइनस V1। डेल क्यू कितना निकलता है, L गुप्त ऊष्मा होती है। मतलब द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहेंगे। द्रव्यमान कितना है, m है, तो डेल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आइए, ml डेल यू PV2 माइनस V1। अब यहां से अगर आप बोले कि हमको डेल यू निकालना है तो डेल यू कितना होगा जी, ये हुआ ml माइनस PV2 माइनस V1। वो लिखने का ट्राई कर लो, सोचा मैं, V2 माइनस V1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को नहीं आता, वो तो मैं ट्राई कर रहा था। ठीक, इससे आप लोग इंटरनल एनर्जी पता कर सकते हैं। आगे गए तो रिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब ये कि अगर बर्फ लिया, ऊष्मा दिया तो वो पानी बन जाएगा, उतनी ही ऊष्मा पानी से ले लिया तो वो बर्फ बन जाएगा। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसको विपरीत दिशा में चलाया जा सके, और ये उन सभी अवस्थाओं से गुजरेगा जिन अवस्था से वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचा था, बट ऋणात्मक दिशा में। मतलब बर्फ को पानी बनाने के लिए ऊष्मा दिया आपने, और पानी को फिर से बर्फ बनाने के लिए उतनी ही ऊष्मा लिया आपने, तब ये प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम होगा। क्लियर हो गई बात?
इसी तरीके से अनुत्क्रमणी प्रक्रम कहने का मतलब क्या, लोहे में जंग लगना, जंग लग के बाहर फेंका गया, अब जंग को वापस लोहा नहीं बना सकते आप। पानी को एक हाइट से नीचे गिरा दिया, गिराया तो क्या हुआ, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अब इसको वापस अब ऊपर उसी कंडीशन पे नहीं ले जा सकते, ये अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। तो उत्क्रमणी प्रक्रम कहने का मतलब क्या, एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, जिसे विपरीत क्रम में चलाया जा सके, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं से वो सीधे नहीं आएगा, हर अवस्था से गुजरता हुआ आएगा, लेकिन ऋणात्मक प्रभाव के साथ। मतलब बर्फ से पानी बदले में ऊष्मा देना पड़ा था, पानी को बर्फ बनाने में ऊष्मा लेना पड़ेगा। ठीक है, यह है आपका उत्क्रमणी प्रक्रम। उत्क्रमणी प्रक्रम करना है किसी भी प्रोसेस को तो बहुत धीरे धीरे करना, और कुछ कंडीशन है, यांत्रिक साम्य होना चाहिए, मतलब किसी भी निकाय पे कुल बल का मान शून्य होना चाहिए, तापी साम्य में होना चाहिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, साम्यावस्था में होना चाहिए, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई तापांतर नहीं होनी चाहिए, रासायनिक साम्यावस्था में होनी चाहिए, कोई नया चीज मत बना देना आप। ठीक है, अगर किसी भी प्रक्रम को उत्क्रमणी करना है तो, और कोई भी क्षयकारी प्रभाव नहीं दिखने चाहिए, मतलब घर्षण नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, तब जाकर के कोई प्रक्रम उत्क्रमणी हो सकता है। अगर आप कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया आपको कि भाई वो पानी और बर्फ के बीच का। एक एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो ये लिखा जा सकता है कि पेलेटियर प्रभाव वाला, जिसको क्लास 12 में आपने देखा था। पेलेटियर प्रभाव में क्या हुआ था, जब आप युग्म को एक दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा अवशोषित करता है, धारा की दिशा अगर बदल देंगे तो वही युग्म, वही कपल हीट जनरेट करने लगता है, देने लगता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी आप इस चीज को देख सकते हैं। अनुत्क्रमणी प्रक्रम जो उत्क्रमणी नहीं है वो अनुत्क्रमणी है, सीधा सा आंसर, जिसको आप विपरीत दिशा में नहीं चला सकते हैं। ये भी एक आंसर हो गया। जैसे जंग लगना, एक सर्टेन हाइट से पानी का गिरना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अनुत्क्रमणी प्रक्रम में। तो ये है आपका उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी प्रक्रम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट करिएगा और पढ़िएगा, और बाकी पूरे यूनिट को अच्छे से देखना है और समझना है और नोट्स भी बनाना है।